नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश गुप्ता और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफ़ी के बारे में। तो पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफ़ी एक ऐसी कला है जिसमें व्यक्ति के चेहरे के भाव, उसकी पर्सनैलिटी और उसके अंदर छिपे हुए किरदार को कैमरे में कैद किया जाता है। इसे केवल किसी की फ़ोटो लेना समझना गलत होगा, क्योंकि यह उससे कहीं ज़्यादा है। तो पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफ़ी में दो मुख्य बातें होती हैं, एक तो टेक्निक होती है और दूसरा आर्ट। टेक्निक का मतलब यह है कि सही कैमरा सेटिंग्स, अच्छा कंपोजिशन, सूटेबल एंगल, सही लाइटिंग, बैकग्राउंड और पोज का इस्तेमाल करना, ये सभी चीज़ें मिलकर एक पोर्ट्रेट फ़ोटो बनाने में मदद करती है। और दूसरा होता है आर्ट। आर्ट फोटोग्राफ़र की वह कला होती है कि वो फ़ोटो में इमोशंस को कैसे लाता है। एक अच्छी पोर्ट्रेट फ़ोटो वही होती है जिसे देखकर देखने वाले का मन में कोई फीलिंग आए और फ़ोटो को देर तक नज़रें टिकाकर देखता रहे। तो सबसे पहले तो हम एक कैजुअल फ़ोटो और एक पोर्ट्रेट फ़ोटो के डिफरेंस को समझेंगे। कैजुअल फ़ोटो वो होता है जो आपने किसी को अपने कैमरे के सामने बिठाया, उसको बोला रेडी, स्माइल प्लीज़, उसने हल्की सी एक नकली मुस्कान मुस्काई और आपने शटर दबा दिया और जो फ़ोटो आ गई वो एक कैजुअल फ़ोटो होती है, जो कि हम नॉर्मल इवेंट्स में या कहीं भी किसी फंक्शंस इत्यादि में करते रहते हैं। लेकिन दूसरा होता है पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफ़ी। पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफ़ी में फ़ोटोग्राफ़र अपने सब्जेक्ट को इस तरह से प्लेस करता है, उसके फेस पे ऐसी लाइट्स देता है, ऐसी लोकेशन का चुनाव करता है, ऐसे बैकग्राउंड का चुनाव करता है कि जब इन सारी चीज़ों से मिल के एक फ़ोटो बनती है तो उसमें उस आदमी के सारे एक्सप्रेशंस चेहरे पे आते हैं और उस आदमी की टोटल पर्सनालिटी सिर्फ एक फ़ोटो में पूरी डिस्क्राइब हो जाती है। तो इस तरह के जो फ़ोटो होते हैं उनको हम पोर्ट्रेट फ़ोटोज़ बोलते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सीखना चाहते हैं एक बेहतरीन पोर्ट्रेट कैसे लिया जाता है तो उसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स और प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। हम आपके लिए कुछ एक्सीलेंट टिप्स और टेक्निक्स लेकर आए हैं जिन्हें अपनाकर आप अपनी पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफ़ी को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले हम बात करते हैं फोकस ऑन द सब्जेक्ट। फोकस ऑन द सब्जेक्ट मतलब जब भी आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में शुरुआत करते हैं तो आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। एक शानदार पोर्ट्रेट तभी बन सकता है जब सामने वाला व्यक्ति कैमरे के सामने कंफर्टेबल महसूस करे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप फ़ोटोशूट से पहले उसके साथ एक अच्छा तालमेल बना लें। अगर समय हो तो शूट से पहले उससे मिलें, बातचीत करें और उसे बताएं कि आपकी फ़ोटोग्राफ़ी की स्टाइल कैसी है और शूट में आप क्या चाहते हैं। जब वो व्यक्ति जान जाएगा कि आप कैसे काम करते हैं और आप उससे क्या उम्मीद कर रहे हैं तो उसका तनाव काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। जब आपका सब्जेक्ट आप पर थोड़ा भरोसा करने लगता है, जब आपसे फेमिलियर हो जाता है तो आपके साथ वो कंफर्टेबल हो जाएगा। तभी आप उसकी असली पर्सनैलिटी को अपने कैमरे में कैद कर पाएंगे। यही असली पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफ़ी होती है, जो ना कि चेहरे को बल्कि इंसान की भावनाओं को भी दर्शाए। अब दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं फाइंड द राइट लोकेशन। पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफ़ी आपको कहाँ करना है, इसके लिए आपको सही लोकेशन का चुनाव करना होगा। तो पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफ़ी के लिए जो आप स्थान चुनते हैं वो आपके फ़ोटो पर बहुत बड़ा असर डालता है। अगर आप आउटडोर यानी कि नेचुरल रोशनी में शूट करते हैं तो रिज़ल्ट्स अक्सर बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन इसके साथ कई चैलेंजेस भी होते हैं। आपको मौसम, दिन के समय और बदलते हुए लाइट और वातावरण के अनुसार पहले से योजना बनानी पड़ती है। सीधी धूप में शूट करने से बचें, क्योंकि इससे चेहरे पर हार्श शैडोज़ बनते हैं, सब्जेक्ट की आंखें थोड़ी सी सिकुड़ जाती हैं, जिससे फ़ोटो ख़राब हो सकती है। सुबह के समय या देर शाम को शूट करना बेहतर होता है, जब सूरज की रोशनी जो थोड़ी डिफ्यूज होती है और हल्की होती है। ऐसे समय में एक सुंदर गर्माहट और बड़ी प्राकृतिक नेचुरल चमक मिलती है, जो पोर्ट्रेट को और भी आकर्षक बना देती है। अगर आप इंडोर यानी घर के अंदर या स्टूडियो में शूट करते हैं
तो आपके पास रोशनी ज़्यादा कंट्रोल में रहती है, लेकिन इसके लिए आपको एक अच्छी प्लानिंग की ज़रूरत होती है। लाइटिंग की व्यवस्था इस तरह से करनी होगी कि वो सब्जेक्ट के मूड, उसके कपड़ों और उसके बैकग्राउंड के साथ मेल खाना चाहिए। नाउ अगली बात हम करते हैं कि सही पोज में अपने सब्जेक्ट को बिठाना। अब देखिए, जब भी आप बाहर किसी नए व्यक्ति की पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफी करते हैं तो उसके लिए सबसे सही पोज़ क्या होगा, ये एक नई यात्रा जैसी होती है। ऐसा पोज़ ढूंढना कि उस व्यक्ति की सुंदरता को निखारे और साथ ही लाइटिंग, कैमरा एंगल और बैकग्राउंड को ध्यान में रखे। आपको अलग अलग पोज़ और एक कैमरा एंगल्स के बारे में कई कॉम्बिनेशन आजमाने चाहिए ताकि आप जान सकें कि इस ऑप्शन में आपका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। अपने मोबाइल फ़ोन या आईपैड में आप थोड़े से क्रिएटिव पोजेस को एक गैलरी में बना कर रखें। इससे समय समय पर नए और अट्रैक्टिव फ़ोटोज़ जोड़ते रहें। यह गैलरी आपके शूट के दौरान बहुत काम आएगी। इससे आपको तुरंत नए पोज के आइडियाज़ मिल सकते हैं और आपके पास एक थोड़ा सा रेफरेंस भी रहेगा। कई बार जब आप क्लाइंट को समझाना मुश्किल हो जाता है कि आप उसे किस तरह का पोज चाहते हैं, तो आप उसे यही रेफरेंस वाली फ़ोटो दिखा सकते हैं। इससे कम्युनिकेशन भी बेहतर होता है और क्लाइंट भी ज़्यादा आसानी से आपकी बात को समझ पाता है। अब बात आती है कैमरा के साथ साथ में पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफी के लिए लेंस की इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। फ़ोटोग्राफी दुनिया में लेंस का चुनाव सबसे अहम होता है और पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफी में तो इसका मतलब और महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। सही लेंस से ही आप अपने सब्जेक्ट को उस तरीके से दिखा सकते हैं जैसा आप दिखाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ भी एक सबसे अच्छा लेंस नाम की कोई चीज़ नहीं होती। यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस तरह का पोर्ट्रेट लेना चाहते हैं और आपके फ़ोटो का उद्देश्य क्या है। अगर आप ऐसा शॉट लेना चाहते हैं जिसमें बैकग्राउंड और लोकेशन की अहम भूमिका निभा रहा हो, तो आपको एक वाइड एंगल लेंस का उपयोग करना चाहिए। इससे आप सब्जेक्ट के साथ साथ में आसपास के माहौल को भी बहुत अच्छे से कैप्चर कर सकते हैं। अगर आप सब्जेक्ट और बैकग्राउंड के बीच में संतुलन बनाए रखना चाहते हैं तो 85 mm या 105 mm जैसे मीडियम टेलीफोटो लेंस के अच्छे ऑप्शंस होते हैं। ये लेंस फोकल लेंथ और बैकग्राउंड ब्लर का बेहतरीन संतुलन प्रदान कर सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि बैकग्राउंड की डिटेल्स कम दिखें और फोकस सिर्फ सब्जेक्ट पर रहे, तो आपको थोड़ा सा लॉन्ग टेलीफोटो लेंस चुनना चाहिए, जैसे 85 mm से लेके 200 mm रेंज का कोई भी लेंस। ये लेंस फ़ोटो में एक ख़ास तरह की इमेज कंप्रेशन देते हैं, जिससे सब्जेक्ट थोड़ा सा और ज़्यादा प्रासंगिक लगने लगता है और थोड़ा सा डिफरेंस आपको चेहरे पे नज़र आएगा। अगर आपकी तस्वीर पूरी तरह से सब्जेक्ट पर ही फोकस्ड है, यानी बहुत ज़्यादा टाइट फ्रेम में लेनी है और बैकग्राउंड को कम से कम दिखाना है, तो 70-200 mm का f2.8 का जो टेलीफोटो जूम लेंस है एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। इससे आप दूर से भी सब्जेक्ट को क्लोज़अप में कैप्चर कर सकते हैं और बैकग्राउंड और फोरग्राउंड के डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स को एलिमिनेट कर सकते हैं। वहीं यदि आपका बजट थोड़ा सा टाइट है तो आप 50 mm f1.8 लेंस ले सकते हैं। ये लेंस सस्ते तो होते हैं, लेकिन इसमें बहुत अच्छा ब्लड बैकग्राउंड मिलता है और ये आपके पूरे सब्जेक्ट को फुल शार्पनेस के साथ में प्रोजेक्ट करता है। यदि आप 85 mm f1.8 ले सकते हैं तो और भी अच्छा रहेगा। लेकिन इन दोनों लेंस में फ़र्क ये है कि 50 mm से जनरल पर्पस फ़ोटोग्राफी भी की जा सकती है, जबकि 85 mm का पोर्ट्रेट लेंस जो है सिर्फ पोर्ट्रेट या कैंडिड शॉट्स के लिए ही सही रहेगा। इसलिए लेंस का सिलेक्शन करते समय ये सोचें कि आपका मकसद क्या है, सिर्फ सब्जेक्ट पर फोकस करना या माहौल को भी दिखाना है। इस चीज़ पर निर्भर करेगा कि आपको किस तरह का रिज़ल्ट चाहिए, उसके हिसाब से ही आपको अपना बेहतर लेंस चुनना पड़ेगा। अब बात आती है कि आपका बैकग्राउंड भी मैटर करता है। मतलब आपका सब्जेक्ट आपने जहाँ जिस लोकेशन पे प्लेस किया है वहाँ पर बैकग्राउंड कैसा है, क्योंकि पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफी में जाहिर है कि ध्यान सब्जेक्ट पर ही जाएगा, लेकिन सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है। फ़ोटो को प्रभावशाली बनाने के लिए
और भी बहुत सारी चीज़ें मायने रखती हैं। कभी कभी एक दिलचस्प बैकग्राउंड भी तस्वीर में डेप्थ और ड्रामा जोड़ सकता है। तो आपके सब्जेक्ट को और भी उभारना हो तो आपको अपने बैकग्राउंड पे भी कंसंट्रेट करना बहुत ज़रूरी है। तो पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफी में बैकग्राउंड का असर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट को उभारने या बिगाड़ने दोनों का काम कर सकता है। एक साफ और सरल और बैलेंस बैकग्राउंड सब्जेक्ट पर ध्यान केंद्रित करता है, वहीं बहुत ज़्यादा भरा या डेंस बैकग्राउंड जो होता है ना, वो थोड़ा सा बैकग्राउंड को अनबैलेंस कर सकता है। तो बैकग्राउंड का रंग, बनावट और डेप्थ फ़ोटो के मूड और टोन दोनों को तय करते हैं। अगर बैकग्राउंड और सब्जेक्ट के बीच सही कंट्रास्ट है तो फ़ोटो और भी आकर्षक लगती है। बुके इफेक्ट या बैकग्राउंड ब्लर करने सब्जेक्ट को फ्रेम से अलग किया जा सकता है। लोकेशन के चुनाव में भी बैकग्राउंड का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि तस्वीर का वातावरण अनुकूल बना रहे। जैसे यदि आप वेडिंग शूट किसी रिसॉर्ट में या किसी इस तरह की जगह कर रहे हैं जहां अच्छे गार्डन या लॉन हो, तो आप निश्चित रूप से पोर्ट्रेट शूट ऐसी जगहों पर ही करें जहां बैकग्राउंड में अच्छे फ्लावर्स हों, पेड़ पौधों हों, कोई अच्छा टेक्सचर वाली दीवार हो, कोई सुंदर बिल्डिंग हो। या उसी का उल्टा यदि आप किसी कॉरपोरेट ग्रुप के सीनियर लोगों के पोर्ट्रेट शूट कर रहे हों तो ज़्यादातर स्टूडियो या रूम्स के अंदर किया जाता है। वहाँ आपको ब्लैक बैकग्राउंड ही प्रेफर किया जाता है, ताकि इसमें लाइट्स का अच्छे से इस्तेमाल हो सके। लाइट्स के प्रॉपर यूज़ से फेशियल एक्सप्रेशन, उनका कॉन्फिडेंस को अच्छे से प्रोजेक्ट किया जा सकता है। वहीं किसी प्रोडक्ट के लिए किए गए मॉडल शूट में मॉडल के पहने गए कपड़े के अनुसार ही आपको बैकग्राउंड का कलर सेलेक्ट करना है, ताकि उनके ड्रेस अच्छे से एक कंट्रास्ट लेकर निखर के दिखाई दे। तो कुल मिलाकर बैकग्राउंड एक साइलेंट पार्टनर की तरह होता है, जो अच्छे पोर्ट्रेट को बेहतरीन बना सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कैमरा सेटिंग की और लाइट अरेंजमेंट्स की। पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफी में इन दोनों की ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रहती है। कैमरा आपका कोई सा भी हो, लेकिन कैमरे में आपने क्या सेटिंग लगाई है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रहती है। लोकेशन आपकी कोई सी भी हो, वहाँ पर लाइट अरेंजमेंट कैसा है उसकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रहती है। तो अब हम इन्हीं 2 पॉइंट्स पे डिटेल में बात करेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास कोई सा भी कैमरा हो, उसमें आपने जो भी लेंस लगाया हो उसके हिसाब से पोर्ट्रेट में आपकी क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपकी सेटिंग होनी चाहिए। तो सेटिंग मेनली 3 खास होती हैं, जैसे अपर्चर, शटर स्पीड और ISO। तो ISO तो आपकी जो लोकेशन है वहाँ पे जो अवेलेबल लाइट है उसके हिसाब से आप ISO फीड कर सकते हैं। अगर डे टाइम है, अवेलेबल लाइट अच्छी है, तो आपको 100-200 ISO पे काफ़ी अच्छी इमेजेस मिल जाएंगी। पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफी में शटर स्पीड की उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रहती, क्योंकि इसमें वेरिएशंस बहुत कम रहते हैं। आपका जो सब्जेक्ट होता है वो ऑलमोस्ट स्टेशनरी ही रहता है, तो उसमें आप 125, 1/60 या इवन 60 शटर स्पीड भी लगा देते हैं तो आपको अच्छी इमेजेस मिल जाती हैं, जिसमें ब्लर के या शेक होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। अब सारी बात जो रहती है खाली वो अपर्चर पर डिपेंड करती है। तो अपर्चर बेसिकली आपको अपनी पिक्चर में क्या इफेक्ट चाहिए, अपर्चर आपका उस हिसाब से लगना चाहिए। मान लीजिए अगर आप चाहते हैं कि आपको बिल्कुल ब्लर्ड बैकग्राउंड चाहिए, आपका जो सब्जेक्ट है वो पूरा निखर के सामने आना चाहिए और उससे पीछे का जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल एक धुंधली सी एक स्क्रीन जैसा बन जाए, तो उस केस में आपको आपके लेंस का जो सबसे बड़ा से बड़ा डायफ्राम हो वो यूज़ करना चाहिए। जैसे 2.8 है या 3.5 है या 1.8 है, इस तरह के जो भी आपके अपर्चर हों आप उसमें फीड कर सकते हैं। आपका जो सब्जेक्ट है वो बिल्कुल शार्प आएगा और बैकग्राउंड जो होगा बिल्कुल एक धुंधली सी एक स्क्रीन जैसा आ जाएगा। उसके साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आपका जो सब्जेक्ट है उसके साथ में आपके बैकग्राउंड की भी थोड़ी सी इमेज शार्प आए, तो उस जैसे मान लीजिए आपका जो शादी का स्टेज है, शादी के स्टेज के पीछे शादी के पीछे बहुत अच्छी डेकोरेशन भी की हुई है और आप चाहते हैं कि दूल्हा दुल्हन के साथ में पीछे का जो डेकोरेशन है वो भी बहुत अच्छा आना चाहिए, शार्प आना चाहिए, तो उस केस में आपको 4.5 से ऊपर के जो डायफ्राम है वो यूज़ करने चाहिए। वैसे भी आपका जो एक हर लेंस का एक स्वीट स्पॉट होता है, जो कि मैंने किसी दूसरे वीडियो में बताया था कि आपका जो सबसे बड़ा डायफ्राम होता है उससे जो 2 छोटे नेक्स्ट जो एफ स्टॉप होते हैं उसको आपके लेंस का स्वीट स्पॉट कहते हैं। उस
अपर्चर पे लगाई हुई पिक्चर पे पिक्चर बहुत ज़्यादा शार्प आती है। तो अगर आपको शार्पनेस चाहिए तो आप अपने लेंस का जो स्वीट स्पॉट है वो डिटेक्ट करें कि कौन से आपके लेंस का स्वीट स्पॉट है, उस पर आप सारी पिक्चर्स लें, आपकी पिक्चर्स बहुत ही ज़्यादा शार्प आएंगी। अगर आप चाहते हैं कि पूरा दूर तक का डेकोरेशन भी उसमें कवर हो जाए आपके पोर्ट्रेट्स में, तो उस केस में आपको थोड़े से छोटे अपर्चर लगाने होंगे। छोटे अपर्चर से f8 या f11 पे लगा कर खींचिए, उसी के अकॉर्डिंगली आप अपना ISO एडजस्ट करिए और उसके बाद जब आप फ़ोटो लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी शार्प पिक्चर्स मिलेंगी। आपका ऑब्जेक्ट भी शार्प आएगा और आपके साथ में बैकग्राउंड भी काफ़ी अच्छा डिटेल्ड के साथ में आएगा। जैसा फ्लावर्स डेकोरेशन है या जो भी शादी का डेकोरेशन, वो सब कुछ डिटेल में आएगा। अब जो थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि कौन सा लेंस इस्तेमाल करना है, तो पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफ़ी के लिए तो ज़्यादातर आप जितना बड़ा फोकल लेंथ का लेंस इस्तेमाल करेंगे, आपकी पोर्ट्रेट्स उतनी ज़्यादा अच्छी आएंगी। बैकग्राउंड और सब्जेक्ट के बीच में थोड़ा सा सेपरेशन मिलेगा। तो इस तरह के काम के लिए 85 mm के या 200 mm के लेंस बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ एक थोड़ा सा दिक्कत ये रहती है, आपको अपने सब्जेक्ट से थोड़ा दूर जाके फ़ोटो खींचना पड़ेगा, बहुत पास से नहीं खींच पाएंगे। तो अगर आपको पास से जाके फ़ोटोग्राफ़ी करनी है और आपको पोर्ट्रेट लेना है तो 50 mm का लेंस उसके लिए बहुत ही एक आइडियल लेंस होता है। 50 mm में f1.8 के साथ में लेंस काफ़ी बजट कॉस्ट में मिल जाता है। ये लेंस आपको किसी भी कैमरे के लिए, अगर DSLR है तो 10 से ले 25,000 के बीच में मिल जाएंगे। अगर मिररलेस का लेंस लेना हो तो आपको 25,000 से 45,000 की रेंज में मिल जाएंगे। और हर वेडिंग फ़ोटोग्राफ़र के पास में एक ये लेंस होना ही चाहिए। तो इस लेंस से जब भी आप फ़ोटो लेना चाहेंगे, आप 1.8 पे लगा के फ़ोटो ले सकते हैं, 2.8 पे लगा के खींच सकते हैं, 3.5 पे ले सकते हैं। आपका ये डिपेंड करेगा कि आपको पीछे बैकग्राउंड में कितनी ज़्यादा ब्लरीनेस चाहिए और कितनी ज़्यादा डिटेलिंग चाहिए। तो मैं ज़्यादातर रिकमेंड करता हूँ कि आप अपनी ज़्यादातर पोर्ट्रेट्स को f2.8 पर लीजिए, तो आपको हल्का सा ब्लर बैकग्राउंड भी मिलेगा और साथ में आपके सब्जेक्ट की एक शार्प इमेज भी दिखाई देगी। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं ख़ास तौर पे बताना चाहूँगा कि बहुत सारे फ़ोटोग्राफ़र्स जिनके पास f1.8 का लेंस होता है और नॉर्मली सोचते हैं कि 1.8 लगा देंगे तो बहुत अच्छी शार्प इमेजेस आएंगी, और उस चक्कर में ये लोग क्या करते हैं कि सारे पोर्ट्रेट्स जो है 1.8 पे लेने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि f1.8 एक ऐसा फास्ट अपर्चर होता है जिसमें कि फोकस आउट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मान लीजिए कि आप 85 mm का लेंस अगर यूज़ कर रहे हैं और उसमें अगर आपने f1.8 लगा के फ़ोटो खींचने की कोशिश की, तो ये भी हो सकता है कि आपके फेस का कोई एक पार्ट जिस पे आपने फोकस किया है वो तो फोकस में हो, और फेस का दूसरा पार्ट, जैसे मान लीजिए आपने नाक या आँख, कोई एक चीज़ फोकस में होगी तो आपके कान आउट ऑफ फोकस हो जाएंगे, या आपका चिन फोकस में है तो फोरहेड आउट ऑफ फोकस हो जाएगा, आँखें आउट ऑफ फोकस हो जाएंगी। इसलिए मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप 50 mm से ऊपर का कोई भी लेंस इस्तेमाल कर रहे हो तो f1.8 बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल कीजिएगा, नहीं तो आपके पिक्चर्स के दूसरे एरियाज़ के भी आउट ऑफ फोकस होने के चांसेस रहेंगे। अब बात करते हैं हम लाइट सेटिंग की। लाइट सेटिंग दो अलग अलग प्रकार की होंगी। अगर मान लीजिए आप आउटडोर में फ़ोटोज़ ले रहे हैं तो आउटडोर में डे टाइम में अगर आप ले रहे हैं तो सन की लाइट, अवेलेबल लाइट काफ़ी अच्छी लाइट होती है, लेकिन कोशिश कीजिए कि कोई भी इमेज, कोई पिक्चर आप डायरेक्ट सनलाइट में कभी मत लीजिए। आप किसी बिल्डिंग के शेड में लीजिए, किसी ऐसी जगह पे लीजिए जहाँ चेहरे पे किसी तरह की डायरेक्ट लाइट नहीं आ रही हो। साथ ही साथ आपका बैकग्राउंड भी बहुत ज़्यादा लाइट में नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने ऑब्जेक्ट को तो किसी शैडो में रख लेते हैं, लेकिन दूर पीछे का जो बैकग्राउंड होता है वो पूरा ब्राइट सनलाइट में होता है। मान लीजिए आप किसी लॉन के वरांडे में बैठ के फ़ोटो खिंचा रहे हैं, तो वरांडे में तो ठीक है लाइट अच्छी है, लेकिन वरांडे के बाहर जो लाइट है वो बहुत ज़्यादा सनलाइट होती है, तो पूरा वरांडा के बाहर का जो सीन है वो पूरा बर्न हो जाता है। तो इस तरह का अनबैलेंस पिक्चर में नहीं आना चाहिए। कोशिश करिए कि आपके टोटल फ्रेम में जितना भी एरिया हो वहाँ पे एक सिमिलर लाइट हो। तो आप किसी बिल्डिंग का, जो बड़ी बिल्डिंग हो उसका शेड होना चाहिए, उसमें आप अपने सब्जेक्ट को खड़ा कीजिए। पीछे लॉन हो, लॉन में
किसी भी तरह की डायरेक्ट सनलाइट ना आ रही हो। तो बेहतर तो ये रहेगा कि आप अर्ली मॉर्निंग आवर्स में आप या तो शूट करिए, या लेट इवनिंग्स में शाम को जब सनसेट हो जाता है उसके बाद 1-1.5 घंटे तक का जो टाइम रहता है वो शूटिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ऐसे में क्या होगा कि आपके चेहरे पे यूनिफॉर्म लाइट आएगी, सब्जेक्ट के चेहरे पे यूनिफॉर्म लाइट आएगी, और उस समय जो भी अपर्चर शूट कर रहा हो आप कैमरे में फीड करिए और फ़ोटो लीजिए। अब यहाँ मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि इस लाइट में जब आप फ़ोटो खींचेंगे तो चेहरे पे एक यूनिफॉर्म लाइट आएगी। तो यूनिफॉर्म लाइट में भी क्या होता है कि एक थोड़ी सी पिक्चर फ्लैट सी आती है, 3 डायमेंशनल डेप्थ नज़र नहीं आती है उसमें। तो अगर आपको नेचुरल लाइट का भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोशिश करना चाहिए कि एक एक्स्ट्रा लाइट आपके सब्जेक्ट के ऊपर और आना चाहिए। इस एक्स्ट्रा लाइट को डालने के लिए आप रिफ्लेक्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप फिल इन फ्लैश का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे ही अगर आपने एक एंगल से फिल इन लाइट डाला या एंगल से आपने एक रिफ्लेक्टर की लाइट डाली तो क्या होगा कि फेस पे एक तरफ लाइट थोड़ी ज़्यादा होगी और एक तरफ लाइट थोड़ी सी कम होगी। तो एक तरफ थोड़ी ज़्यादा और एक तरफ थोड़ी कम होने से जो चेहरे पे एक जो 3 डायमेंशनल इफेक्ट आता है वो पिक्चर को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाता है। वैसे भी जो हमारे लाइट के चेहरे की जो बनावट के ऊपर जो पिक्चर्स लेते हैं उसकी जो थ्योरी होती है कि फेस के ऊपर 3 तरह के लाइट एरिया होना चाहिए। एक होता है हाइलाइटेड एरिया, एक होता है मिड टोन एरिया और एक होता है शैडो एरिया। अगर इन तीनों एरियाज़ का कॉम्बिनेशन आपके फेस के ऊपर रहेगा तो पिक्चर के अंदर ज़्यादा खूबसूरती आएगी। मान लीजिए चेहरे के ऊपर सिर्फ और सिर्फ हाईलाइट्स ही नज़र आएंगी तो चेहरा एकदम फ्लैट नज़र आएगा। तो इसीलिए चेहरे के अंदर 3 डायमेंशनल इफेक्ट लाने के लिए, डेप्थ लाने के लिए तीनों टोन्स का होना बहुत ज़रूरी है। और ये तभी होगा जबकि आप थोड़ा एंगल से एक एक्स्ट्रा लाइट को डालेंगे। उसी तरीके से जब आप इंडोर में शूटिंग करते हैं तो इंडोर में भी यही प्रिंसिपल होगा कि आपकी लाइट सोर्स एक मेन रहेगा जो चेहरे को साइड से लाइट देगा, और एक ऑक्सिलरी सिस्टम रहेगा, चाहे वो रिफ्लेक्टर हो या दूसरी लाइट हो जो थोड़े से कम पावर की होना चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस पर रखा होना चाहिए। और उसके साथ साथ में अगर आपको थोड़ा सा क्रिएटिव लुक देना है पिक्चर के अंदर तो एक टॉप से लाइट होना चाहिए जो आपके बालों को हाईलाइट करे, एक बैक लाइट होना चाहिए जो आपकी बैक स्क्रीन को हाईलाइट करे, एक ऊपर से जो ऐसी लाइट होनी चाहिए जो कि बैकग्राउंड में आपके शोल्डर, सब्जेक्ट के शोल्डर के ऊपर लाइट्स आए, वो शोल्डर्स को जब थोड़ा सा चमकीला बना देती है तो पिक्चर में एक अलग ही खूबसूरती आती है। अब यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कभी भी किसी पिक्चर को देख के अगर आपको यह जानना हो कि यह पिक्चर कैसे खींची गई है और इसमें क्या लाइट अरेंजमेंट दिया गया है तो उस पिक्चर को आप इतना जूम कर दीजिए, इतना जूम कर दीजिए कि उसकी सिर्फ आँखें आपको सब्जेक्ट की आँखें दिखाई दें, और उसमें देखिएगा कि उस पिक्चर में दी गई जितनी भी लाइट अरेंजमेंट्स होती हैं वो आँखों की पुतलियों के अंदर आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। वहाँ पे दिख जाएगा आपको कि कहाँ पर उसमें मेन लाइट लगी है, कहाँ पे उसमें ऑक्सिलरी लाइट लगी है, कहाँ पे उसमें रिफ्लेक्टर लगा हुआ है। उसको देख के आपको आराम से समझ सकते हैं कि ये पिक्चर कैसे ली गई होगी। तो आप अपने जब दूसरी पिक्चर जब आप खींचना चाहेंगे, जब आप उसमें अपना प्रैक्टिकल करना चाहेंगे, जब आप एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगे तो इस तरह के पिक्चर से सीखी हुई लाइट अरेंजमेंट्स को उसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और आप देखिएगा आपके पिक्चर्स में एक अलग तरह का ये लुक निकल कर आएगा। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि आज जितनी भी इंफॉर्मेशंस आपको मिली हैं, जितनी जानकारियाँ मिली हैं उससे आप अपनी पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफ़ी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी जिज्ञासा हो, कोई जानकारी हो, कोई सवाल पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।